तो फ्रेंड्स आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा अच्छे से। उसमें हमने अब तक की एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से क्या किया था, डिस्कस किया था। एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 1 हमने कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं क्लास। अब तक देखो हमने क्या क्या देखा वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करके जनरल इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हमने शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखा। क्या देखा हमने? शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखा। इसमें हमने कार्बन कंपाउंड्स की शेप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर वगैरह के बारे में जाना हमने इसमें। फिर हमने बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखा, बॉन्ड लाइन मेथड और अलग अलग मेथड्स। फिर इनके थ्री डी रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखा, 3D मॉडल्स के बारे में सीखा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें क्या है? द एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर एवर इंक्रीजिंग नंबर्स हैज मेड इट नेसेसरी टू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अब देखो, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कार्बन की हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैटिनेशन। कैटिनेशन सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, उसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं। तो अब इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो उनकी स्टडी करने के लिए हमें उनको क्लासीफाई करना भी ज़रूरी है। उनकी स्टडी करने के लिए, उनको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें उनको क्लासीफाई करना भी ज़रूरी है। तो अब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमारे पास, वो सबसे पहले दो मेजर ग्रुप्स में बढ़ते हैं, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, और साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, फिर इनकी फर्दर डिविजन्स होती हैं। इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और ये देख सकते हैं आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए साइक्लिक, साइक्लिक, फिर साइक्लिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में, और एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। किनको पढ़ना शुरू करते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ही हमारे सामने आ जाते हैं, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। दिस कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, और इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेंगे। These compounds are also called as aliphatic compounds and consist of straight or branched chain compounds. ठीक है, क्योंकि देखो अब तक अगर आप ध्यान से देखो तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है अब तक, वो सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में लगभग पहले से पढ़ रखा था, ज़्यादातर पार्ट उसमें। पर अब जो ये पार्ट है ये थोड़ा नया है, तो इस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो हाईलाइट करना होगा, जैसे मैंने आपको कहा था, हम सब करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे सामने क्या आ जाता है? हमारे सामने आ जाता है CH3 इथेन, आइसोब्यूटेन। अब ए साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब कि जो साइकिल, अब देखो ये साइकिल फॉर्म कर रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो जा रहा है। तो ए साइक्लिक मतलब जो कि साइकिल फॉर्म ना करें। ठीक है, तो ये मतलब क्लोज्ड चेन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये क्लोज्ड चेन नहीं होगी, ये हमारे पास ओपन चेन होगी सब कंपाउंड्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इथेन, आइसोब्यूटेन, ये एसिटाइलिन और एसिटिक एसिड, तो इन सब में ये ओपन चेन कंपाउंड्स आप सभी देख सकते हो कि कहीं से भी ऐसे क्लोज नहीं है, ये ओपन चेन कंपाउंड्स है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ए साइक्लिक, हमने पढ़ लिया। सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स की। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें सबसे पहले जो डिवीजन आ जाता है वो आ जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये लोग कि रिंग की फॉर्म में कार्बन एटम्स जॉइन होते हैं, रिंग कह लो तो रिंग ऐसे होगी। ठीक है, मतलब कि क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो इसमें क्लोज्ड चेन की फॉर्म में हमारे पास कार्बन्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, और ये साइक्लोहेक्सीन हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो हम साइक्लिक कंपाउंड्स में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो अब ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में हम क्या पढ़ेंगे कि होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओनली
कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं। मतलब जो मेन हमारा एटम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन होता है हमारा मेन एटम सिर्फ और सिर्फ। बट जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, उनमें कंपाउंड्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सिन के एग्जांपल्स देखे, तो इनमें तो सिर्फ हमारे पास कार्बन से प्रेजेंट थे, तो ये हमारे पास कौन से थे, ये हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। कौन से कंपाउंड्स थे हमारे पास, ये होमोसाइक्लिक। अब हम नीचे देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, उन्हें हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हाईलाइट कर लेंगे। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं वो। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने हमें एग्जांपल दिया है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसमें हमें ऑक्सीजन दिख रहा है, कार्बन से अलग एक कंपाउंड आ गया। अगर ये डायरेक्टली यही होता तो ये हमारा होमोसाइक्लिक होता, बट अब यहाँ पे कार्बन की बजाय क्या है, ऑक्सीजन है, तो इस वजह से ये हमारा कौन सा कंपाउंड आ गया, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है हमारे पास कि दीज एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसी ही होती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम जो डीप स्टडी करेंगे वो हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम थोड़े बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। यू विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड्स इन डिटेल इन यूनिट 13। ठीक है, हम आगे जाके इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दीज इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड्स, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स किन में कहेंगे, जो कि कंटेन बेंजीन रिंग। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जिनमें बेंजीन रिंग हो, आपको सीधे उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कह देना अभी के लिए, बाद में जाके हम इनके और डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे क्या लिखा है कि बेंजीन अदर रिलेटेड रिंग्स लाइक बेंजीनॉइड लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑल्सो हैव हेट्रोएटम्स इन द रिंग, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर स्टडी किया था कि जो हमारे पास वो थे, जो हमने भी चेक किया था कि हमारे पास जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स थे उनमें भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक थे, वैसे ही जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनमें भी बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी हम हाईलाइट कर लेंगे कि कहाँ है वो, यहाँ पे हम अभी हाईलाइट कर लेंगे कि लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, aromatic compounds may also have heteroatoms in the ring, such compounds are called heterocyclic aromatic compounds। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको मेनली बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड सबके एग्जांपल दिए गए। अब देखो, ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये भी बेंजीन रिंग है, उसी में जॉइंट है, ये भी बेंजीन रिंग में ही जॉइंट है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन्स होते हैं, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहाँ चेक करो, ये साइक्लिक तो है बट इसमें 6 कार्बन नहीं है, इसमें 6 से ज़्यादा कार्बन है, इस वजह से बेंजीनॉइड नहीं कहलाता, ये नॉन बेंजीनॉइड आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम नीचे जाके जब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें हमें एटम्स अदर देन कार्बन देखने को मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। इनके नेम्स हमारे पास आ जाएंगे फ्यूरेन, थायोफीन और पायरिडीन। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज और होमोलॉग सीरीज। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है इनको क्लासीफाई करने का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत अच्छा फैक्टर हमारे पास फंडामेंटल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, या फिर होमोलॉग सीरीज के अकॉर्डिंग भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। और ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ये अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अभी देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है। The functional group is an atom or a group of atoms joined to the carbon chain which is responsible for characteristic chemical properties of the organic compound। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ये हमने इसको अच्छे से हाईलाइट कर लिया। आप लोग भी देखो, आप चाहे कुछ पीडीएफ यूज़ करते हो, जैसे मैं हमेशा एनसीईआरटी की पीडीएफ यूज़ करता हूँ। मैं एनसीईआरटी प्रॉपर यूज़ नहीं करता, क्योंकि लगा लो मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाने लग जाऊँ तो अगर मैंने कोई भी चीज़ एक बार हाईलाइट कर दी तो अब मैं उसको रेस तो कर नहीं सकता। तो इस वजह से मैं पीडीएफ से यूज़ करता हूँ और हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बट आप लोगों के पास जो भी बुक है या फिर आप भी पीडीएफ यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको भी हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि ये हाईलाइट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो देने ही हैं। और बोर्ड्स एनसीईआरटी पे फोकस करेगा, अच्छे वाला करेगा। और अब तो जेई भी करता है। जेई भले ही डेफिनेशन ना पूछे पर बोर्ड्स डेफिनेशन अच्छे से पूछेगा। ठीक है, तो हमें ये थोड़ी बहुत डेफिनेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कि द एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH। अभी आपको इनके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आप सिर्फ डेफिनेशन को समझो कि लगा लो मेरे पास कार्बन का कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन लगा दिए, ये मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन्स लगा दिए, जो कि हमारा नॉर्मल कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, प्रोपेन नाम होता है इसका। क्या नाम होता है, प्रोपेन। अब लगा लो मैंने हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह पे मैंने OH लगा दिया। ठीक है, तो ये OH किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। और ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं होमोलॉग सीरीज़। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है, अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल ग्रुप फॉर्म्स अ होमोलॉग सीरीज एंड द मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स। ठीक है, इसको भी देखो, अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि बोर्ड सीधे आपसे क्या पूछेगा। बोर्ड आप लोगों को भी पता है, आप लोग 10th के बोर्ड्स दे चुके हो, 12th में हो, तो आपको भले ही देखो, आप डेफिनेशंस को, मैं कभी भी नहीं कहता कि डेफिनेशंस को रटो, बस आपको डेफिनेशंस में ये पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, अब ये होमोलॉग सीरीज़ की डेफिनेशन है। मैं आपको ये डेफिनेशन बिना पढ़े बिना रटे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि होमोलॉग सीरीज़ का ये मतलब होता है कि पहली बात तो देखो, आपको डेफिनेशन बनानी है। अब आपको ये तो पता ही है कि होमोलॉग सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, तो यहाँ पे अ ग्रुप और अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल ग्रुप होता है। क्या होता है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल ग्रुप होता है, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। और हर दो होमोलॉग सीरीज़ के दो होमोलॉग्स के बीच में CH2 कार्बन का डिफरेंस दिखेगा आपको। मतलब एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना आ जाएगा आपके पास, मास नंबर 12 और 2, मतलब आपको 14U का डिफरेंस देखने को मिलेगा हर दो एडजेसेंट होमोलॉग्स के बीच में। ठीक है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखना कि होमोलॉग सीरीज़ के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉग्स। ठीक है, होमोलॉग सीरीज़ के मेंबर्स को हम होमोलॉग्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है, तो मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉग सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एंड द सक्सेसिव मेंबर्स। ये देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था, ये यहीं लिखा है, the successive members differ from each other in molecular formula by a CH2 यूनिट। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ये CH2 यूनिट से डिफर करता है। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत सारे जो होमोलॉग सीरीज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो जाती है। सम ऑफ दीज आर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, हेलोएल्केन्स, एल्केनॉल्स, एल्केनल्स, एल्केनॉन्स, एल्केनोइक एसिड्स, एमाइंस एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी सीरीज़ होती है। इनमें जो सिंपल एफ सीरीज़ है, यानी कि सिंपल एफ सीरीज़ कौन सी है इनमें से, एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड से दो कार्बन्स को ज्वाइन करेगा। मतलब अभी इसमें तो एक सिंगल कार्बन है,
हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो हमारे पास CH2 मॉलिक्यूल है, अब इसमें तो सिंगल कार्बन है। क्या है इसमें हमारे पास? सिंगल कार्बन है। अब लगा लो, मैं इसमें हमने क्या पढ़ा, CH2 का डिफरेंस है, तो प्लस CH2 कर दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा C2H4। इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम कहते हैं एन। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ इसमें CH2 ऐड किया, ये बना। अब इसमें अगर हम CH2 ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा C3H6। तो ये आ जाती है हमारे पास एल्केन्स की सीरीज़। ओके, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ कंपाउंड कंटेन्स It is also possible that a compound contains two or more identical or different functional groups. This gives rise to polyfunctional compounds. ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे अगर मैंने OH ज्वाइन कर दिया, यहाँ मैंने क्लोरीन ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया? आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब तक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनको नाम देना सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, हम उनको नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैटिनेशन वगैरह, अलग अलग कार्बन की प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक है, उसके बाद इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई दैम अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग हैज़ बीन डेवलप्ड एंड इज़ नोन एज IUPAC। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वो मेथड डेवलप किया गया और उसका नाम दिया गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये हमारा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें सब कुछ कैसे क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। तो इन दिस सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर द नेम्स आर कोरिलेटेड विद द स्ट्रक्चर सच दैट द रीडर्स और लिसनर कैन डिड्यूस द स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेम्स। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में जो नाम बनाए जाते हैं, जो भी नेम्स दिए जाते हैं, उनको वो नेम्स ऐसे होते हैं कि हम नाम को सिर्फ सुन के ही उसका स्ट्रक्चर बना दें, है ना। मतलब कि हमें उस नाम से ही पता चल जाए कि उसमें कितने कार्बन्स हैं और कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, कहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ क्लोरीन जुड़ा है, कहाँ कुछ भी है, वो सब हम उस नाम से ही बता दें। ठीक है, इस सिस्टम हमें ऐसे उनकी नेमिंग करना सिखाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या जाता है हमारे पास? बिफोर द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हाउएवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर असाइंड नेम्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और सर्टेन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जब तक IUPAC सिस्टम डिस्कवर नहीं हुआ था, मतलब लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम उनको एक सिंगल ने वो एक नाम देते हैं जो कि उनकी पूरे स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर दें, तो उस टाइम पे कॉमन नेम्स चलते थे। और कॉमन नेम्स क्या होते हैं भला? वो जहाँ से आए हैं, उनके ओरिजिन से या फिर उनकी किसी प्रॉपर्टी से, तो ऐसे उनसे रिलेट करके उन्हें कॉमन नेम दिए जाते थे। तो ये इतने रेलिवेंट नहीं थे, तो they were given common name so because it is found in citrus fruit। ठीक है, ये हम नीचे से पढ़ते हैं। नीचे क्या लिखा है? नीचे हमारे पास लिखा है फॉर इंस्टेंस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को क्या नाम दिया गया? सिट्रिक एसिड हमने सिट्रिक एसिड नाम दिया। उसको सिट्रिक एसिड नाम क्यों दिया गया? इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। ठीक है, एंड द एसिड फाउंड इन रेड एंट इज नेम्ड फॉर्मिक एसिड सिंस द लैटिन वर्ड ऑफ एंट इज फॉर्मिका। ठीक है, फॉर्मिका से ही फॉर्मिक। ठीक है, तो दीज नेम्स आर ट्रेडिशनल एंड आर कंसिडर्ड एज ट्रिवियल और कॉमन नेम्स। ठीक है, अब अगर मुझे फॉर्मिक कंपाउंड का फॉर्मिक एसिड का अगर मुझे स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आप लोगों को भी नहीं पता फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो ये उसका अगर मेरे से उसका कॉमन नेम पूछ लिया जाए ना, तो फॉर्मिक एसिड उसका क्या है? कॉमन नेम है। फॉर्मिक एसिड क्या है? उसका कॉमन नेम। ठीक है, अब सम कॉमन नेम्स आर फॉलोड इवन टुडे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बल्कमेस्टर फ्लोरेंस इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू द न्यूली डिस्कवर्ड C60 क्लस्टर, अ फॉर्म ऑफ कार्बन नोटिंग इट्स स्ट्रक्चरल similarity to the geodesic domes popularized by the famous architect R. Buckminster Fuller।
ठीक है, इसके नाम पे ही इसको नाम दिया गया है। ठीक है, कॉमन नेम्स आर यूजफुल एंड इन मैनी केसेस इंडिस्पेंसिबल, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन द ऑल्टरनेटिव सिस्टमेटिक नेम्स आर लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कई बार क्या होगा, अब अगर मेरे पास बहुत सारे कार्बन्स हैं, उनमें भी चेन्स बनी हुई हैं, फिर वो कार्बन में आगे चेन बनी हुई है, उनमें कहीं कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ जुड़ा हुआ है, तो उनके नेम्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्स नेम के बजाय उनका जो कॉमन नेम है वो बहुत छोटा होगा, तो इसलिए उसका नाम याद रखना भी आसान होगा। ठीक है, अब ये हमें कुछ कॉमन नेम्स दिए गए हैं और कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स दिए गए हैं हमें कुछ एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, CH4 मीथेन, ये वैसे अगर आप देखो तो मीथेन इसका कॉमन नेम भी हो सकता है, आईयूपैक नेम भी इसका मीथेन जैसे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद एन ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कंपाउंड्स। ठीक है, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, वैसे तो देखो एक कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, तो इनमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, इतने काम नहीं आते, बट स्टिल अगर आपको इनमें डीप में जाना है तो देखो मैं आपको कुछ ये एन, आइसो, नियो इनके बारे में बता सकता हूँ। अब जैसे एन है, एन मतलब अगर आपके पास कोई भी कार्बन चेन है और वो मतलब बिल्कुल सीधी है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, और मतलब बिल्कुल सीधी कार्बन चेन है, तो आप उसमें एन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये एन वो ब्यूटेन हो गई थी, एन आप ले लो प्रोपेन ले लो, ठीक है, एन पेंटेन ले लो, तो इस टाइप से जो भी सीधी कार्बन चेन होगी उसमें सामने आप एन लिख सकते हो। ठीक है, अब आइसो के बारे में अगर आप देखो तो इसको हमने आइसो कहा है, तो इसमें देखो कार्बन CH3, ऊपर CH3 और इधर भी CH3, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बनता है उसको आइसो कह देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये कॉमन नेम्स हैं, इनमें वैसे आपको पढ़ लें बस एक बार अच्छे से। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये देखो ये हमारे पास सारे कॉमन नेम्स हैं। तो फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, द आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम, द आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अ सिस्टमैटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली डिराइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। ठीक है, जो सिस्टमैटिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो जो मेनली उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी पेरेंट चेन, कार्बन की उसकी पेरेंट चेन क्या होती है, कार्बन पेरेंट चेन। जैसे कि इसमें हमारे पास ये कार्बन पेरेंट चेन है, तो ये उसकी क्या होगी, मेन वो होगी, ये मेन पार्ट होगा उस नेम का ये। ठीक है, इसी से हमें ये पता चलेगा कि कितने कार्बन्स हैं, तो हम ये नेम से बताएंगे। अब देखो इसमें कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन्स हैं, तो ये हेक्स और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन। अब ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके बारे में हम आगे मेंशन करेंगे। ठीक है, ये अभी आप सीखोगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या जाता है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू इट, सी द एग्जांपल गिवन बिलो। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया, ये भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये ब्रांच आ गई और ये पेरेंट चेन आ गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास, बाय फर्दर यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। ठीक है, जो हमारे पास पेरेंट नेम है, क्या है हमारे पास जो पेरेंट नेम है, क्या है भला पेरेंट नेम, उसमें अलग अलग सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के, प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट नेम बना सकते हैं उस कंपाउंड का। ठीक है ना, उस कंपाउंड का हम कंप्लीट नेम बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या जाएगा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जिन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ना, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब लगा लो आपके पास मल्टीपल चॉइस में सब क्वेश्चन आ जाएँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 5 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लगा लो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया और आपको ऑप्शंस दे रखे हों जिसमें हो तो सबके सब 5 कार्बन वाले, मतलब ये लगा लो आपके पास 2 ऑप्शन में 5 कार्बन वाले हैं और उन्होंने फिर मतलब एक ऑप्शन उन्होंने 5 कार्बन वाला दे दिया, एक 4 कार्बन का दे दिया, एक 3 कार्बन का दे दिया और डी ऑप्शन दे दिया उन्होंने नन ऑफ दीज, और इसमें उन्होंने क्या किया, साथ में क्लोरीन भी जोड़ दी। तो अभी एक हाइड्रोकार्बन नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी है। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली
आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिवाय और कोई भी कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या आ जाता है हमारे पास, ए हाइड्रोकार्बन इज टर्म्ड सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। द आईयूपैक नेम फॉर अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ सच कंपाउंड इज एल्केन, ठीक है। अब अगर लगा लो कि हमने हाइड्रोकार्बन की बात की, अब हाइड्रोकार्बन में सारे कंपाउंड्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। क्या कहेंगे इसको हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अब अगर मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं है, साथ में एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हमारे पास हमने सीखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनका जनरल नेम हम उनको एल्केन्स देते हैं, एल्केन, ठीक है। अब इसके बारे में आप और भी पढ़ोगे, ठीक है। अब क्या आ जाता है कि पैराफिन लिटिल एफिनिटी वॉज द अर्लियर नेम गिवन टू दिस कंपाउंड्स, ठीक है। इन कंपाउंड्स को पहले पैराफिन कहते थे, और ये चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये थोड़ा याद रखना, वॉज द अर्लियर नेम गिवन टू दिस कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाता है? आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। क्या आ जाता है? आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? The names of such compounds are based on their chain structures and end with suffix "ane", ठीक है, and carry a prefix indicating the number of carbon atoms present in the chain, except from CH4 to C4H10 where the prefixes are derived from trivial names, ठीक है। The IUPAC names of some straight chain structure hydrocarbons are given in table 12.2, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा कि कोई भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, तो हमने क्या मान लिया? मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन्स मैंने शो नहीं किए, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन का हाइड्रोकार्बन है, तो इसका जो नाम होगा वो एंड करेगा सफिक्स एन से, ठीक है। और जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? पेंटेन, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो CH4 से अगर हम C4H10 तक जाएं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये देखो, आप साइड में देखो, CH4 C2H6 C3H8 और C4H10। अब अगर आपको 1 लिखना होता, 2 लिखना होता, तो 2 को आप किससे लिखते? डाई से लिखते, बट मतलब डाई एन नाम हो जाता है ना, 2 कार्बन हैं। जैसे 5 कार्बन है तो पेंट एन हो जाता है, बट यहाँ पे इथेन है। 3 कार्बन है तो ट्राई एन की जगह प्रोपेन है। 4 कार्बन है तो क्वाडेन की जगह ब्यूटेन है, और 1 कार्बन है तो मीथेन है। तो इनके नाम जो हैं वो इनके ऐसे नंबर्स पे बेस्ड हैं, जैसे कि इन्होंने कहा वेयर द प्रीफिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिवियल वो एंड कैरी अ प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, तो ये हमें क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंडिकेट कर रहे हैं। बट मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये हमें नंबर ऑफ कार्बन से इंडिकेट नहीं कर रहे। अब बताओ, आप अगर मैं एथ लिख दूंगा तो आपको कहाँ से पता चलेगा 2 हैं, बट अगर मैं पेंट लिख दूंगा तो आपको पता चलेगा ना कि 5 हैं। तो इसी वजह से ये उनके नंबर को इंडिकेट नहीं करता, बट ये उनके कॉमन नेम्स से आए हैं, ठीक है। उनके कॉमन नेम्स आए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि CH4 का कॉमन नेम मीथेन है और आईयूपैक नेम भी मीथेन ही है, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब नीचे क्या जाता है हमारे पास? आईयूपैक नेम ऑफ सम अनब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइकोसेन और ट्राई एकॉन्टेन, ठीक है। मतलब ये 20 और 30 के लिए हैं। ये थोड़े से डिफरेंट हैं और ये कहीं यूज़ भी नहीं होते इतना, ठीक है। ये जो हैं कहीं पे भी यूज़ नहीं होते, ये डिकेन तक ही मैक्सिमम आप डिकेन तक जाओगे, जनरली तो यही काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा
स्ट्रेट चेन, ठीक है, जो मतलब जिनमें कोई भी ब्रांच नहीं थी। अब हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें क्या है, इन अ ब्रांच चेन ऑफ कंपाउंड स्मॉल चेन ऑफ कार्बन एटम आर अटैच्ड एट वन और मोर कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन, द स्मॉल कार्बन चेन आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अब देखो, अगर आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जैसे वन के लिए, रुको एक सेकेंड, इसमें कि जैसे वन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, मैथ, ठीक है, पीछे एन लगा देते हो। टू के लिए वो एथ क्या यूज़ करते हो, टू के लिए एथ यूज़ करते हो ना, ठीक है। थ्री के लिए प्रॉप यूज़ करते हो, फोर के लिए ब्यूट यूज़ करते हो, फाइव के लिए पेंट यूज़ करते हो, सिक्स के लिए हेक्स यूज़ करते हो ना। तो अब लगा लो ये मेरे पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कार्बन चेन है। इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन इसका नाम होगा। अब लगा लो मैंने साथ में यहाँ पे एक कार्बन और जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये कार्बन की कौन से पोजीशन पे जुड़ा है, सबसे पहले बताओ हमें, क्या है, जहाँ पे भी ब्रांच लगी हो ना, उस कार्बन को हमें सबसे कम नंबर देना होता है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हम इस जो भी हम नेम देंगे उस कंपाउंड को, हमें उसी से पता चल जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो इस साइड कार्बन चेन है, इधर से अगर मैं नंबरिंग दूँ, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, इधर से नंबरिंग दी इन कार्बन आइटम्स को, 1 2 3 4 5, और लगा लो मैंने इधर से दी 1 2 3 4 और 5। तो अब ये बताओ कि जो हमारे पास ये कार्बन है ब्रांच जिस पे जॉइंट है, इस कार्बन के पास छोटा नंबर किस केस में आ रहा है, 2 वाले में, तो इसका नेम क्या होगा, 2। अब ये देखो कितने कार्बन है, 1, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 के लिए क्या करेंगे, मिथ। और अगर आप देखो तो ऊपर लिखा है कि हाँ, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, हम उसको एल्काइल से डिनोट करते हैं, तो मैथ आइल, ठीक है। हम उस चेन को किससे डिनोट करेंगे, हम उस चेन को नेम देंगे मिथाइल, ठीक है। तो इसका क्या नेम होगा, 2 मिथाइल और पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो पेंटेन। अब देखो ये बताओ कि इसको देख के आप इस स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हो, आपको सीधे पता चल जाएगा, पेंटेन 5 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो आप सबसे पहले ये बना दोगे। उसके बाद आप देखोगे कि सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। अब मिथाइल मतलब एक कार्बन जुड़ा है, तो ये हो गया, ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर सेम, तो हो गया ना। मतलब जो मकसद था हमारा कि हमें नेम से ही स्ट्रक्चर पता चल जाए, वो हमने कर लिया ना फुलफिल बड़ा इजीली, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, मकसद था, और वो हमने भी क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था, ये अब आप लोगों ने देखा, ओके। तो फिर क्या आ जाता है, द स्मॉल कार्बन चेन आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। एल्काइल ग्रुप हमने अभी देख लिया। अब देखो इसमें ये वही स्ट्रक्चर, 4 कार्बन है, तो आप देखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका नाम होगा, 4 है तो 4 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये तो हमारा क्या हो गया, पेरेंट नेम हो गया। बट अब यहाँ पे CH3 भी है, नंबरिंग करोगे तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या होगा, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका नाम होगा। अब देखो ये बी पार्ट में इन्होंने थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वाला दिया हुआ है, ये इसके उधर बी पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, बी पार्ट में देखो हमें क्या दिखता है कि 2 कार्बन चेन्स हैं, एक ये, दोनों तरफ से आप चाहो तो देख सकते हो सेम नंबर पड़ रहा है, कि अगर आप देखो, रुको इसको हमें जूम करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो अगर आप देखते हो कि अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें, किसकी वाला, इसकी बात करें,
और फिर इसकी भी बात करें, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग राइट से शुरू करता हूँ तो नंबरिंग क्या आएगी, नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप लोग ऐसे कर देते हैं, अभी आपको पता है आप लोग ने इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 कार्बन से क्या नाम आ जाएगा इसका, 1 2, तो इथाइल, ठीक है, इथाइल आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। और चाहे आप काउंटिंग कहीं से भी कर लो, दोनों पे अगर आप इधर से करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि अगर ऐसा केस आ जाए कि दोनों के दोनों सेकंड पे ही हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अब EM से पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल, ठीक है। तो हम नंबरिंग देंगे 2 इथाइल, 4 मिथाइल, और कितने कार्बन हैं हमारे पास, 5, तो नाम क्या आ जाएगा, पेंटेन। क्या नाम आ जाएगा, पेंटेन, ठीक है। ठीक नाम लिखा है हमने बिल्कुल गलत नाम लिखा है। इसमें एक चीज़ ऐसी है जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम वो चीज़ देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें देखो हमने जो बीच में पेरेंट चेन लिया, क्या लिया, पेरेंट चेन लिया। हमें पेरेंट चेन वो लेनी होती है, ये देखो बात ये ध्यान से सुनना, हमें वो पेरेंट चेन लेनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कौन सी कार्बन चेन लेनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेन मतलब सीधी ही हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये बताओ आप, ये चेन नहीं है क्या, ये चेन नहीं है, ये भी तो एक सिंगल चेन है ना, कहीं से भी टूटी नहीं, कॉन्टीन्यूस चेन है, ठीक है। फोल्ड होगी तो क्या हुआ। ऐसे ही अगर आप देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे तो मैं अब जो मार्क करने जा रहा हूँ जिस चेन को, ये बताओ इसमें इसके कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 6 कार्बन्स हैं, ठीक है। और जब हमने ये वाली चेन ली थी तो उसमें कितने कार्बन्स थे, 5 कार्बन्स। तो बताओ पेरेंट चेन कौन सी लेंगे, हम पेरेंट चेन लेंगे ये वाली। कौन सी वाली पेरेंट चेन लेंगे, 6 कार्बन्स वाली, ठीक है। तो अगर आप अब 6 कार्बन्स के हिसाब से आप लोग इसकी नेमिंग करके मुझे जल्दी से बताओ क्या नाम आएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। हाँ जी, ये अब आप लोगों का ये लगा लो होमवर्क है, ओके, यस। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी नेमिंग मैंने आपको करके दिखा दी, ठीक है। इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर प्रीफिक्सेस टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन, ठीक है। यही कहा है कि पेरेंट एल्केन का जो नाम आ जाएगा, जैसे कि लगा लो ब्यूटेन आ गया, ठीक है, ब्यूटेन आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एल्काइल ग्रुप है, द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर प्रीफिक्स ऑफ द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन, लगा लो जैसे कि मिथाइल हो गया, तो हमने अभी किया ना 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स किए हमने अभी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एन एल्काइल ग्रुप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन, ठीक है। अब अगर आप देखो तो हमने CH3 ही ज्वाइन कर रखा था, यही चीज़ है ना मिथाइल। तो अगर हम CH4 में से क्या करें, CH4 जो कि एक मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, और उसका वो भी रेडिकल ना, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। यही चीज़ लिखे है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या ज़्यादा देगा, 10 CH4 बिकम्स CH3 एंड इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एंड एल्काइल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग आइल फॉर एन इन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक है। सम एल्काइल ग्रुप्स आर लिस्टेड इन टेबल 12.3, ठीक है। तो ये वही आगे, मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, डेकेन डेकाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाते हैं। अब ये देखो, ये वाली नेमिंग हमने पढ़ी थी ना कि जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम CH2 को ऐसे ग्रुप करके भी लिख सकते हैं, पढ़ी थी ना हमने। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास कि
एब्रीविएशंस आर यूज्ड फॉर सम एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिथाइल इज एब्रीविएटेड एज ME, इथाइल एज ET, प्रोपाइल एज PR एंड ब्यूटाइल एज BU, ठीक है। ये चीज़ देखो आपको याद रखनी पड़ेगी। एब्रीविएशंस आर यूज्ड फॉर सम एल्काइल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल मिथाइल इज एब्रीविएटेड एज ME, इथाइल और ब्यूटाइल एज BU। ये चीज़ मैंने क्यों कहा आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो देख के इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रही है, बट क्या होता है कई बार क्वेश्चंस में वो मिथाइल ऐसे CH3 भी नहीं दिखाता, क्या कह रहा हूँ मैं, वो CH3 भी नहीं लिखता, वो सीधे डैश डाल के ME लिख देता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आखिर है क्या, इसका करूँ क्या। तो इसी वजह से ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में वो सीधे मिथाइल वो CH3 नहीं लिखता, वो सीधे आपको ME लिख के दे देगा, क्या कर लोगे। तो इस वजह से इनको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या जाता है, द एल्काइल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो भी ब्रांच्ड हो सकते हैं, मतलब कि पहले से ही जो एक ब्रांच की तरह यूज़ हो रहा था वो और भी आगे ब्रांच हो सकता है। दस प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल ग्रुप्स कैन हैव ब्रांच स्ट्रक्चर्स एज शॉन बिलो, ठीक है। अब हम ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो ब्रांच में भी ब्रांच्ड है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे कार्बन उस पर CH3 और नीचे CH3, ये वाला फ्री, तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। मतलब मैं आपको ये कहूँगा आप ये सब ना याद रखो, मैं आपको क्या कहूँगा कि आप ये सब के सब याद रखो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। क्यों अगर देखो वैसे तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो अगर मुझे इस ग्रुप की भी नेमिंग करनी हो, मतलब ब्रांच की, तो मैं क्या कह सकता हूँ, हम डैश से शुरू करेंगे, 1 2 3 नेमिंग कर देंगे। तो मैं इसको 1 मिथाइल, वो भी किसका, प्रोपाइल, मैं इस चीज़ को 1 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो मिथाइल जुड़ा हुआ है 1 पे और ये खुद क्या है, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल पे 1 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको लिखने को, तो अगर आप IUPAC सिस्टम से जाओ तो आपको इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं, आपको इसको लिखना चाहिए है 1 मिथाइल प्रोपाइल, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से आपको इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं IUPAC सिस्टम से जाऊं तो ये काम नहीं, तब तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट क्या होता है कई बार, अब आपको JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको MCQ में देगा, और तब अगर सारे ही ऑप्शंस ऐसे बेस्ड आ गए कि जिनमें आइसोप्रोपाइल का यूज़ हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल का यूज़ हुआ है, आइसोब्यूटाइल का यूज़ हुआ है, तो इसलिए आपको क्या है, पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या होता है। ये कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में डायरेक्टली वो ऑप्शंस आपको ऊपर ये कंपाउंड दे देगा, इसमें आगे CH3 वगैरह जोड़ के, और आपको नेमिंग में आइसोप्रोपाइल यूज़ कर लेगा, और लगा लो आपने याद ही नहीं कर रखे होंगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलना। तो इस वजह से मैं तो आपको यही कहूँगा कि इनको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, इन पाँचों को, ठीक है। और ये 5 ही देता है, इनके बाहर भी नहीं देता, जब भी देगा इन 5 में से ही देगा। सबसे अच्छी देखो केमिस्ट्री की ना सबसे अच्छी बात है कि केमिस्ट्री में जो सिलेबस में है ना, सिलेबस में जो भी रिएक्शंस हैं या फिर कुछ भी है उसके बाहर कभी नहीं आता, आपको सिर्फ सिलेबस के अंदर का अच्छे से आना चाहिए, और यही सबसे बड़ी खासियत है। तो आप इन पाँचों को याद रखो आप, ठीक है ना। आपको जैसे भी याद करना है, इन 5 को आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे ही पूछता है, ठीक है ना। तो और इसी वजह से देखो मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री में सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी रिएक्शन उठा के दे दी जो बिल्कुल ही परे हुई, तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आता, सब सिलेबस के अंदर आता है। और सिलेबस कहाँ से आता है, सिलेबस आता है पूरा का पूरा NCERT से। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सारे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो ना, आपके सारे टीचर्स कहेंगे आपको कि NCERT ज़रूर पढ़ो, NCERT इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स तो खास कर कहेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद क्या जाता है हमारे पास, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा है कॉमन ब्रांच ग्रुप्स हैव स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम्स, ठीक है।
For example, the propyl group can either be n-propyl group or isopropyl group. The branched butyl group are called the secondary butyl, isobutyl or tertiary butyl group. We also encounter the structural unit ये which are called neopentyl group. ठीक है, एक ही और याद रखने लेना, इट्स कॉल्ड नियोपेंटाइल ग्रुप। ठीक है, बाकी ये आपको मैं कह रहा हूँ ना, बस एक ये 5 और एक ये, ठीक है ना। अगर आपने ये सब याद रख लिया तो डन, काफ़ी है। और ये तो मतलब मुश्किल सवालों में देता है वो। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, ठीक है, इनकी नेमिंग जो हमने यहाँ पे पहले ही मैंने आप लोगों को सिखा दी। अब क्या आ जाता है, वी एनकाउंटर अ नंबर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, द रूल्स फॉर नेमिंग देम आर गिवन बिलो। ठीक है, अब हम ये रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज़ द मॉलिक्यूल चेन इन द मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिफाइड। अब देखो, इसमें हम इस वाले का एग्जांपल ले लेंगे। किसका एग्जांपल ले लेंगे? इस वाले का। इसमें आप लोगों से कराई थी ना मैंने गलती की, ये वाला सेलेक्ट करा दिया था, बट ये है ही नहीं क्योंकि इसमें कितना है, 5 कार्बन, जबकि होने कितने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन्स चुनना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो, आपको ढूंढना है वो। इसमें 6 कार्बन है इन कंडीशन में, तो इस वजह से ये होगी पेरेंट चेन। क्या होगी? ये होगी आपकी पेरेंट चेन। ठीक है ना? हाँ जी, यही है हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब क्या आ जाता है, इन द एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन बिलो द लॉन्गेस्ट चेन हैज़ 9 कार्बन्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द पेरेंट और रूट चेन। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं आपको कहूँ आपको पेरेंट चेन निकालनी है, तो देखो आप कहोगे कि जी यही है, सबसे ज़्यादा इसी में आ रहे हैं। बट अब देखो, रुको, अगर मैं कहूँ आप लोगों ने ये चूज़ की, ठीक है, कि ये भी सही है, पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या मैं जो अभी मार्क कर रहा हूँ ये गलत है? आप लोगों ने जो की ये ऑरेंज वाली ठीक है, मैंने जो अभी ये ब्लू से की, क्या ये गलत है? क्योंकि देखो इसमें भी 9 कार्बन आ रहे, तो ये गलत नहीं है। हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, इसमें भी 9 कार्बन आ रहे हैं। चाहे आप इसको पेरेंट चेन ले लो या फिर इसको पेरेंट चेन ले लो, आपके जो नॉमेनक्लेचर आना है, नाम आना है, वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी आपको मतलब ढूंढनी है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स कहाँ होंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाता है, हमारे पास ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या आ जाता है, द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन। क्या है? द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर्ड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट एल्केन एंड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम्स एट विच ब्रांचिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द सब्सटीट्यूट ऑफ एल्काइल ग्रुप इन प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ब्ला 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 ब्ला, इतना बड़ा लिख दिया, मतलब समझाते नहीं, हिंदी में लिखना चाहिए, अच्छे से समझ आएगा बच्चों को। अब देखो, मैं इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि अब जैसे यहाँ पे CH3 जॉइंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ जॉइंट है? बोलो, तो ये सेकंड पर जॉइंट है। इसको देखो तो कहाँ, कैसे पता चलेगा? 6th पर जॉइंट है। हमने किया था ना, हमने किया था 2 मिथाइल, तो वो 2 किस लिए था? वो पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप बताने के लिए था। क्या बताने के लिए था? वो पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप बताने के लिए था। वो क्या बता रहा था? वो हमें पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यही हमें सेकंड ग्रुप, वो सेकंड रूल दे रखा है, कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन are numbered to identify the parent alkane and to locate the position of the carbon atoms at which branching takes place due to the substitute of alkyl group in place of hydrogen atom। वही फिर से ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी। ठीक है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी कार्बन है हमारे पास, उसके पास लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अब देखो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो देखते हैं। अब इन्होंने हमें नेमिंग करके दी। ठीक है, इन्होंने हमें नेमिंग करके दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो लोएस्ट हमारा ये है, इसके पास मिथाइल ग्रुप के पास 2 नंबर आ रहे हैं, मतलब लोएस्ट नंबर अब 2 आ रहा है। अब अगर मैं दूसरी साइड से करता, आप लोगों ने कह दिया भाई दूसरी साइड से करो, हम नहीं मानते इसको। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब उस पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जिस पे पहले 2 आ रहा था, अब उसी पे 8 आ रहा है। और हमें लेना क्या है, क्या लेना है हमें भाई? अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा? द नंबर इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच
कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, क्या आना चाहिए उनके पास? लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, इस हिसाब से हमें ब्रांचिंग करनी है। और देखो आप लोग पूछ रहे होगे कि मैं इन रूल्स को हाईलाइट क्यों नहीं करा रहा। देखो ये जो भी रूल्स है ना, इनको रट के कोई फ़ायदा नहीं। ये आपको सिर्फ दिमाग में आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है? हमें देखनी है सबसे लंबी कार्बन चेन। क्या देखनी है हमें? सबसे लंबी कार्बन चेन। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग भी कैसे करनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर आए। ठीक है, क्या नंबर आए? स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसके पास 2 आ रहा था, दूसरे केस में 8 आ रहा था, इसके पास 6 आ रहा था, 4 आ रहा था। अब अगर आप गिवन लोएस्ट नंबर्स की बात करनी होती है वैसे हमें 2 और इस वाले में क्या आ रहा है? 4। छोटा कौन सा है? 2। तो ये वाला सही स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द रॉन्ग स्ट्रक्चर। काटा मारो इसको। ठीक है, अब थर्ड रूल क्या है हमारे पास? थर्ड रूल, द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स्ड टू द नेम्स ऑफ द पेरेंट एल्काइल एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नंबर्स। इफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखो हम वापस चलते हैं हमारे वाले एग्जाम्पल के पास। ये रहा, इसमें आप लोगों को मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कराई थी ना। बट जब मैंने आप लोगों से इस सवाल को गलत करा के ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कराई थी तो हमारे पास क्या बनी थी? 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स बने थे। इस वाले का क्या नाम था बताओ? इस वाले का नाम था इथाइल। क्या था? इथाइल। और इस वाले का क्या नाम था हमारे पास? मिथाइल। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा था ये भी नंबर 2 पे आ रहा है, ये भी नंबर 2 पे आ रहा है, तो इनमें से पहले क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हमने देखा था ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल, 2 मिथाइल और ये पेंटेन, ये नाम रख दिया था। भले ही ये गलत था, बट इसमें जो मैंने आपको ये एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग सिखाई थी ना, ये बिल्कुल सही थी। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि देखो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपको जो चीज़ देखनी है वो है पेरेंट चेन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है? पेरेंट चेन देखना है। सेकंड नंबर पे आपको उसको लोएस्ट नंबर देना है जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप है। थर्ड नंबर पे अगर सेम नंबर पे आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको क्या कर देना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग कर देनी है। और यहाँ पे भी मेरे से गलती हो गई, आप लोगों ने भी नहीं बताया कि अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो इस पे तो 2 आ गया, इस पे 2 क्यों आया? तो 4 नहीं आएगा, तो हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल। क्या आ जाएगा? 2 इथाइल 4 मिथाइल। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये मतलब रूल्स हैं, और इन रूल्स को मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपको उतने ज़्यादा रूल्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना? ये रूल भी मैंने आपको पूरा बता दिया है, यही सब है इस रूल में। ठीक है ना? हाँ जी, तो इफ़ 2 or more identical substituted groups are present then the numbers are separated by commas। ठीक है, नंबर कैसे सेपरेट कर दिए जाते हैं? कॉमास से। द नेम आइडेंटिकल सब्सटीट्यूट्स आर नॉट रिपीटेड, इंस्टेड प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा आर यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं? जैसे एग्जांपल देखते हैं इनका। इन्होंने ये एग्जांपल लिया है, अब इसमें CH3 ग्रुप ही 2 पे भी जुड़ा हुआ है, 4 पे भी जुड़ा हुआ है। तो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगर मैं लिखूँ 2 मिथाइल 4 मिथाइल और पेंटेन, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते। हम क्या कर देते हैं तो वो मिथाइल ग्रुप, तो हम इसको डाई मिथाइल, मतलब कि 2 मिथाइल हैं, तो क्या कर देंगे 2,4 डाई मिथाइल। क्या चीज़ बना? डाई मिथाइल। और फिर पेंटेन, ये भी वही नाम आ गया और उससे थोड़ा छोटा। और हम सब कुछ किस लिए करते हैं? आसानी के लिए। ठीक है, हम इनको डिवाइड एल्केन एल्कीन में क्यों करते हैं? ताकि हम इनकी इजीली स्टडी कर पाएँ, तो आसानी, छोटा नाम हो गया अब इनका, इसी वजह से क्या है ये हुआ है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? नीचे चलेंगे। फिफ्थ रूल,
if the two substituents are found in equivalent position, the lower number is given to the one coming first in the alphabetical list. ठीक है, अब वही है, इसमें आप चाहे कहीं से भी शुरू कर लो, अगर इधर से शुरू करोगे तो 3 इस पे आ जाएगा, इधर से शुरू करोगे 3 इस पे आ जाएगा, ये इथाइल है तो इसलिए इसका नंबर पहले आ जाएगा, बस यही है। तो देखो नेमिंग मतलब इजी सी चीज़ है, बस आपको क्या करना है, आज ही मैंने आपको एल्केन की पूरी नेमिंग सिखा दी है, तो आपको कम से कम एल्केन की नेमिंग के आपको कितने करने हैं, 20 से 30 क्वेश्चंस आपको आज ही, आपके पास जो भी मॉड्यूल है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनका जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि मैंने एलन में देखा तो वहाँ क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एलन के बच्चे क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग अपने मॉड्यूल वगैरह जो भी मिलते हैं आपको, उनमें वो आपके पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल वगैरह हो तो उनकी हेल्प लेके आपको इनके 20 to 30 क्वेश्चंस मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चंस मिनिमम करने हैं, ठीक है ना। हाँ जी, याद रखना इस बात को। ओके, तो अब क्या होगा, क्या आ जाएगा भला, द ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स, क्या है भला, द ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर्स। The branched alkyl groups can be named by following the above mentioned procedures. However, the carbon atom of the branch that attaches to the root alkane is named 1 as exemplified below. ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, जब भी आप क्या करोगे, अब हमने एल्केन, मेरी बात को गौर से सुनना, हमने एल्केन की नेमिंग कर दी, बट व्हाट अबाउट एल्काइल। अब एल्काइल में क्या करना होता है, जो भी हमारा जिस भी कार्बन से आपकी बाकी की चेन जॉइंट होगी, लगा लो मैंने बाकी की चेन को आर कह दिया, क्या कह दिया मैंने, बाकी की चेन को आर कह दिया, ठीक है। तो आपके पास नेमिंग करते हुए आप क्या करोगे, इससे जो जिस भी एटम पे फर्स्ट वो जुड़ा हुआ है ना, क्या है, कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच डेट अटैचेस टू द रूट एल्केन इज कंसिडर्ड एज नंबर 1, ठीक है। ये चीज़ कही गई है, हमने नंबर 1 किसको नहीं लिया, हमने नंबर 1 इसको नहीं लिया, हमने नंबर 1 इसको लिया, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना है। ये चलो आप एक काम करो, हाईलाइट कर लो। गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये आ गया, और इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना बहुत आसान है, मतलब अगर आप एक बार पढ़ चुके हो ना तब भी आप बहुत इजीली इसको भूल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो द नेम ऑफ सच ब्रांच्ड चेन alkyl groups is placed in parentheses while naming the compounds, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि the name of such branch chain alkyl groups is placed in parentheses while naming the compound. While writing the trivial name of substituents in alphabetical order, the prefixes iso and neo are considered to be the part of the functional name of alkyl group. The prefix secondary, tertiary are not considered to be the part of the functional name, ठीक है।